सोच कर देखिए, आपको एक दिन पता चले कि अब एक वर्ल्ड एंडिंग इवेंट के कारण पूरी दुनिया के सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ आपके अकेले को छोड़कर। अब बड़े बड़े होटल्स, मॉल्स सब कुछ खाली पड़े हैं, सब कुछ फ्री है। बिना इंसानों के शहरों को जंगलों ने ढक लिया। अब ऐसा ही कुछ होता है हमारी 2025 की लेटेस्ट पोस्ट एपोलिप्टिक सीरीज अर्थ एबाइट्स में। कहानी की शुरुआत इश नाम के एक बायोलॉजिस्ट से होती है, जो कि पिछले कई महीनों से जंगल के बीचों बीच अकेला रह रहा था ताकि अपनी रिसर्च पूरी कर सके। लेकिन अब इसी बीच एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। ईश घबरा चुका था और इसी हड़बड़ी के बीच उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर गया, यानी कि अब वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकेगा। तो वो खुद से ही हाथ पर कट लगाकर जहर को बाहर निकालने लगता है। यहाँ वो शहर से बहुत दूर रह रहा था, तो अब वो पानी पीते ही इसी कैबिन में बेहोश हो जाता है। उसे लगातार हेलुसिनेशन हो रहे थे क्योंकि सांप के जहर का कुछ असर अभी तक बाकी था, और वो ऐसे ही कई दिन अधमरी हालत में लेटा रहता है। उसे बीच में एक रात बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज भी आई। दरवाजे पर कुछ साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाने आए थे, शायद से बाहर की दुनिया में कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। लेकिन अंदर ईश आवाज नहीं कर पाता, और ये समझकर कि अंदर कोई भी नहीं है, वे साइंटिस्ट बाहर से ही वापस लौट गए। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली बचे कुचे जहर का असर भी उसकी बॉडी से निकल ही गया और वो खुद को हेल्दी महसूस करने लगता है। लेकिन क्या पता कुछ जहर अभी भी बाकी हो, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर शहर वाले हॉस्पिटल में जाने लगता है। लेकिन अब शहर में जाते ही यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। ईश देखता है कि यहाँ पर अब रोड्स पर कोई जिंदा इंसान नहीं है। पूरी दुनिया में तबाही फैली हुई थी। सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थी, उन गाड़ियों में सभी लोग मरे हुए थे। वो जल्दी से एक रोड साइन पर पड़ता है। असल में पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैली जिसने चंद दिनों में सारी आबादी को मार डाला। अब कोई सरकारी नहीं है, ना कोई नियम कानून बचे हैं। ईश रोते हुए जल्दी से अपने घर जाने लगता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को देखना था। उसे पता भी था कि वो खुद इस बीमारी से इसलिए बच गया क्योंकि वो पिछले कई महीनों से जंगल में अकेला रह रहा था। अब घर आते ही ईश देखता है कि यहाँ तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी कई दिन से मरे पड़े थे। अब वो कुछ देर रियलिटी को स्वीकार करने के बाद अपने पेरेंट्स की कब्रें खोदने लगता है ताकि उनके लास्ट राइट्स कर सके। अब आने वाले कुछ दिनों में वो समझ चुका था कि यहाँ उसके टाउन में अब उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा और भी कुछ सर्वाइवर्स बाहर तो बचे ही होंगे, जो कि शायद से उस बीमारी से इम्यून रह गए होंगे। इसीलिए अब सेफ्टी के लिए साथ में गन और बाकी सप्लाईज लेकर वो लास वेगास शहर में जाने लगता है। रास्ते में जो ब्रिज उसे शहर से जोड़ता था वो भी ब्लॉक्ड पड़ा था, तो इसको काफी लंबा सफर तय करने के बाद दूसरे रास्ते से लास वेगस में जाना पड़ता है। लेकिन अब ये शहर भी खाली पड़ा था, यहाँ दूर दूर तक कोई भी जिंदा नहीं है। बड़े बड़े होटल्स और कसिनोज खाली पड़े थे। सो ईश अब थक हार कर एक फेमस होटल में रुक जाता है। यहाँ अब चूंकि सब कुछ उसके लिए फ्री था तो वो महंगी वाइन्स पीने लगता है कि अब अगली ही रात उसके पास दो और सर्वाइवर्स मिल्टन और एन आते हैं, जो कि उसी की तरह इस बीमारी से इम्यून थे। वे बताते हैं कि वे पिछले कई दिनों से ऐसे ही महंगे होटल्स में रह रहे थे। मिल्टन इसको आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट भी दिखाता है जिसमें अनाउंस किया जा रहा था कि वैज्ञानिक इस नई बीमारी का एंटीडोट नहीं खोज पाए, और इसके बाद विभिन्न देशों में गृह युद्ध छिड़ गया। लोग राशन पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे और सिर्फ कुछ ही दिनों में हर कोई मारा गया। ईश जान पाता है कि मिल्टन और एन ने आज पहली बार किसी और जिंदा इंसान को देखा है, यानी कि पूरी दुनिया में जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या बहुत कम होने वाली है। वो ये भी जान पाता है कि इतने दिनों से अकेले रहने पर मिल्टन और एन की मानसिक हालत बहुत खराब है। एन रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चों को मरते हुए देखा था, जिसके बाद अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। अब ईश आने वाले कुछ दिनों तक उन्हीं के साथ किसी महंगे होटल में रहना शुरू करता है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े सब कुछ फ्री होने पर अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मानो ब्रांड्स की कीमत भी इंसानों के साथ ही खत्म हो गई। मिल्टन भी बताता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया, मगर अब ना उसके पास उसकी शोहरत है और ना ही उसकी फैमिली। सो उसने अपने पास एक गन रख रखी है ताकि वे तीनों एक साथ अनलाइव हो सके। अब ये सुनकर तो ईश घबराकर बाहर भागने लगता है क्योंकि उसे अभी भी जीने की इच्छा थी, और उसे अपने पीछे दो गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि मिल्टन और एन ने वो कर ही लिया। ईश फिर से अकेला हो गया। उसे लग रहा था मानो वो पूरी दुनिया में अकेला ही जिंदा इंसान बचा हो। तो वो बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए शहर से बाहर निकल आता है और यहीं रास्ते में उसे एक डॉग मिला। अब इसी डॉग में उसे अपना एक साथी मिल चुका था, इसी के साथ जीने की उम्मीद। तो वो उसे लकी नाम देता है और अपने साथ रख लेता है। यहाँ से इसने
अपनी लाइफ एक नए सिरे से जीने का फैसला किया। सो अब वो पहले बहुत सी सर्वाइवल की बुक्स लेकर अपने पुराने घर में वापस आता है, जहाँ की वो अब से लकी के साथ रहेगा। वैसे भी खाने और राशन पानी की तो अब कोई कमी ही नहीं थी। और अब धीरे धीरे समय बीतते हुए उन्हें 1 साल हो चुका है। ईश और लकी एक साथ रहते, दिन में वे बाहर घूमने जाते, बेशक से शहरों में कोई ना हो, मगर फिर भी वे किसी और जिंदा सर्वाइवर की तलाश करते। कि एक दिन लकी एक घर को देखकर भौंकने लगता है, जिससे कि धुआं निकल रहा था। ईश अब लकी को लेकर जल्दी से वहीं जाने लगता है, यानी कि उन्हें वहां अपने अलावा और भी कोई जिंदा इंसान मिलेगा। और यहाँ पहुंचकर उन्हें एक एमा नाम की लड़की मिलती है, जो कि शुरू में तो डर रही थी, मगर ईश यकीन दिला देता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं। वे एक दूसरे से जान पाते हैं कि पिछले 1 साल में उन्होंने एक दूसरे के अलावा और किसी को जिंदा नहीं देखा। वे इसलिए भी खुश थे कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया, वरना वे कितने अकेले थे। एमा भी यहाँ से ईश के साथ उसी के घर पर रहने आ जाती है। ईश ने यहाँ अकेला रहने से कुछ नहीं संभाला था, तो अब दोनों मिलकर उसके घर को रेनोवेट करने लगते हैं। यहाँ खाने का स्टोर भी पास ही था, तो यहाँ से वे अनलिमिटेड खाना ले पाएंगे। एक दूसरे से मिलकर उनमें जीने की एक नई उमंग जाग उठी। अब वे एक्साइटेड होकर उठते, अपने डेली के काम पूरे करते। यहाँ उन्होंने अपनी हॉबीज भी डेवलप कर ली थी, ताकि वे बोर ना हो। वहीं इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि अगर वे दुनिया के आखिरी बचे हुए कपल हुए तो उन्हें ही आबादी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अब तक इंसानों के विलुप्त होने के बाद जंगली जानवर शहरों तक आने लगे थे। समय के साथ ईश ने घर में सोलर पैनल्स भी लगाने शुरू कर दिए, ताकि उनका घर पूरी तरह से रेडी हो जाए। वहीं कुछ ही दिनों में एमा भी ईश के बच्चे की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एमा बहुत खुश थी कि अब उन्हें जीने का एक और कारण मिल जाएगा, जबकि ईश स्केप्टिकल था कि उन्हें अपने बच्चे को इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में लाना भी चाहिए या नहीं। इसके अलावा उन्हें इस बेबी की डिलीवरी भी करनी थी। सो ईश पास की लाइब्रेरी में जाकर बेबी पैदा करने की बुक्स पढ़ने लगता है। समय के साथ उनका घर हर ओर से सेफ हो चुका था। उनके घर पर सोलर पैनल्स लग गए, सो अब वे खाने को फ्रीजर में स्टोर कर पाएंगे। उन्होंने बहुत से चिकन्स और पालतू जानवर पाल लिए थे, जिनसे उन्हें अंडे और दूध मिल रहा था। उनके पास एक बड़ा हरा भरा गार्डन एरिया था। आसपास की हवा भी इंसानों के बाद साफ हो गई, यानी कि उनकी लाइफ लिटरली परफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अब समय के साथ उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दरअसल उनके आसपास के एरिया में चूहों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, और अब तो वे उनके घर के पास भी आने लगे थे। सो वे अपने घर के आसपास के सारे कूड़े को जलाने लगते हैं, ताकि चूहे दूर रहें। लेकिन जब ये तरीका भी काम नहीं करता, तो उन्हें अपने घर को अंदर से सील करना पड़ता है। रात को एमा कहती है कि वे जल्द ही चूहों का कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। वैसे भी अभी तो वो अपने होने वाले बेबी के लिए खुश है, और आने वाले कुछ हफ्तों में इस आसपास की बिल्लियों को उठा लाता है, जिससे कि टाउन में चूहे खत्म होने लगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एमा को बेबी पैदा होना था। दोनों ने इस दिन की बहुत तैयारी कर रखी थी। सो इसके मदद करने पर उन्हें एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा होती है। वे खुश थे और वे टाउन में जाकर अपना एड्रेस पेंट कर देते हैं, ताकि अगर कोई और बचा हुआ इंसान उनके टाउन में आए तो वो खाने और पानी के लिए उनके घर आ सकते हैं। और अब धीरे धीरे 6 साल बीत चुके थे। आज जब ईश अपनी गाड़ी से जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है। दरअसल अब जंगलों और शहरों में कोई बाउंड्री नहीं बची, तो अक्सर जंगली जानवर शहरों तक आते ही रहते हैं। अब ईश भी उसे देख ही रहा था कि इसी बीच उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि डरकर उसे दूर भाग रही थी। ईश भागकर उसे जल्दी से रोकता है कि वो उनके घर चले, लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा ही डर रही थी, और वो ईश के उसे सेब देने पर समझ जाती है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा। तो वो उसके ट्रक में पीछे बैठकर घर तक आती है। यहाँ तक ईश और एमा ने 2 बच्चे पैदा कर लिए थे। बड़ी बेटी हैदर के पैदा होने के 2 साल बाद उन्हें एलेक्स भी पैदा हुआ। वही एमा तो अब तीसरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट है। अब लगता है कि पूरी दुनिया की आबादी यहीं तो बढ़ाएंगे। खैर, अब इसके अलावा उनके टाउन में लिखे एड्रेस के बाद 2 और सर्वाइवर्स उनके साथ रहने आ गए, जॉर्ज और मरीना। हालांकि वो नई लड़की अभी तक डरी हुई थी और वो ट्रक से नीचे नहीं उतरती। यहाँ बाकी सभी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करते, और वो लड़की आज की रात उसी ट्रक में ही रही। अब सुबह जब मरीना उसे खाना भी देने जाती है तो वो घबरा जाती है। तो मरीना उसे अपनी कहानी सुनाती है, कैसे वे भी एक साथ ही भटक रहे थे। फिर उन्हें ईश और एमा का एड्रेस मिला, और फिर वे पिछले कई सालों से यहीं आराम से रह रहे हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। अब उस लड़की को नहाने का कहकर मरीना उसके सामान से अजीब सी ड्राइंग्स
नोट्स देखती है। इसके अलावा एक लेटर भी था जिसमें कि उस लड़की का नाम ईवी लिखा हुआ था। अब मरीना ये लेटर सबको दिखाती है, जिसे कि ईवी की माँ ने लिखा था कि जिसे भी ईवी मिले वो उसका ध्यान रखे। दरअसल जब वो बीमारी फैली तब ईवी के पिता ने उसे फिजिकली हैरेस किया था, जिसने उसके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। इसलिए वो हर किसी को देखकर डर जाती है। और एक दिन ईवी की माँ ने ही उसके पिता को मारकर ईवी को बाहर भगा दिया था। पांचों अब ईवी को अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। जल्द ही एमा को भी तीसरा बच्चा पैदा हो चुका था, जिसका कि वे जोए नाम रखते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली बढ़ती ही जा रही थी। वे आने वाले 1 साल तक खुशी खुशी एक साथ रहते हैं कि अब एक दिन उन्हें किसी के आने का सिग्नल मिलता है। तो सभी बच्चों को घर में जाने का कहकर सभी अडल्ट्स गन लेकर देखने जाते हैं कि ये कौन है। वे देखते हैं कि ये तो एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप था जो कि टाउन में इसका एड्रेस देखकर आए थे। अब इस ग्रुप में थे मोली, जीन, एजरा और उनका बेटा रईफ। सो अब वे उन्हें गर्मी इन्नी पैन लई आ दिल करदा यूके चल जा, दिमाग कहंदा नहीं मरी ठीक आ, जेब कहंदी आ भौंक ना टिंड करा ते किसे नहर ते नहाउण जा। यहाँ वैसे भी की कोई कमी नहीं, फिर एक साथ मिलकर एक नई सोसाइटी बना सकते हैं। अब इस नए ग्रुप में मोली एक डॉक्टर रही थी, यानी कि अगर किसी मेंबर को चोट भी आती है तो ग्रुप में एक डॉक्टर का होना उनके लिए बहुत काम आएगा। अगले ही दिन ईश नए मेंबर्स को रूल समझाने लगता है। अब चूंकि गर्मी इन्नी पैन लई आ दिल करदा यूके चल जा, दिमाग कहंदा नहीं मरी ठीक आ, जेब कहंदी आ भौंक ना टिंड करा ते किसे नहर ते नहाउण जा। आज एक साथ गर्मी इन्नी पैन लई आ दिल करदा यूके चल जा, दिमाग कहंदा नहीं मरी ठीक आ, जेब कहंदी आ भौंक ना टिंड करा ते किसे नहर ते नहाउण जा। तो वो सबके लिए परफॉर्म करती है। जीन इसके अलावा अपने बॉयफ्रेंड इजरा से प्रेग्नेंट भी थी। वहीं आज जॉर्ज और मरीना भी इतने सालों बाद पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब आने वाले महीनों में जीन और मरीना दोनों एक एक बेबी को जन्म देती है। और अब ऐसे ही धीरे धीरे 14 साल बीत चुके हैं। ईश और एमा पहला कपल जिन्होंने फैमिली शुरू की थी, अब उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। वे आज अपनी सबसे बड़ी बेटी हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ ईश अब अपने ग्रुप के सभी बच्चों को पढ़ाता ताकि उन्हें पहले वाली दुनिया का भी सब पता हो। पहले वाली दुनिया जो कि आबाद हुआ करती थी, वहाँ की सोसाइटीज काम कैसे करती थी, वहीं आगे आने वाले समय में उन्हें ही दुनिया को आगे बढ़ाना होगा। सो ईश बच्चों को सब समझाता। अब एक दिन जब बहुत तेज तूफान आया था तो वे नोटिस करते हैं कि उनका डॉग लकी तो घर पर नहीं है। ईश जल्दी से उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि लकी तो बेचारा एक पेड़ के नीचे दबकर मारा गया। ईश इससे बहुत दुखी था क्योंकि लकी उसे तब मिला था जब उसने जीने की उम्मीद खो दी थी। लकी एमा से भी पहले से उसके साथ था। तो वे लकी की अपने गार्डन में एक समाधि बना देते हैं। उसे ग्रुप के पहले मेंबर का दर्जा मिलता है, जिसकी वजह से उनका ये ग्रुप शुरू हो पाया। और फिर समय के साथ ईश की फैमिली के मेंबर्स बढ़ते ही रहे। अब आज जब ईश अपने बच्चों को देख ही रहा था कि एक जंगली शेर उनके घर पर घुस आता है, ईश बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। और जब तक बाकी लोग उसे बचाने आ पाते तब तक वो शेर ईश को बुरी तरह से चीर फाड़ कर जा चुका था। डॉक्टर मोली जल्दी से बाकी लोगों के साथ ईश को बचाने की कोशिश करने लगती है। फॉर्चुनेटली उनके पास सभी दवाई थी और मोली की टाइमली एक्शन लेने से वे ईश की जान बचा ही लेते हैं। एमा भी गन के साथ जाकर उस शेर को मार गिराती है ताकि वो फिर से उनके किसी और मेंबर पर अटैक न कर दे। आने वाले कुछ हफ्तों में ईश अब फिर से चलने लग गया था और अब 17 साल पूरे होते हुए बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। ईश अपने बेटे जोय और एलेक्स को सर्वाइवल के सारे ट्रिक्स सिखाता। वहीं एजरा का बड़ा बेटा रईफ और ईश की बड़ी बेटी हैदर एक दूसरे को पसंद करने लगे। वे अक्सर एक साथ ही रहते और वे अपनी फैमिली को कहकर अकेले बाहर की दुनिया देखने जाने का फैसला करते हैं। बाकी लोगों को भी पता था कि उन्हें आपस में ही आबादी बढ़ानी होगी, सो इससे किसी को एतराज नहीं होता और वे दोनों को गाड़ी में वेपन्स और राशन पानी देकर दुनिया घूमने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में उन्हें पानी की कमी पड़ने लगती है और पास की ही डैम पर जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि अब आसपास का सारा पानी खत्म हो रहा था। दरअसल इंसान अचानक से विलुप्त होने से मौसम का प्रोसेस बिल्कुल बदल गया, जिस कारण अब पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। यानी कि ग्रुप के पास पानी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि तभी उन्हें 2 और गाड़ियां अपनी ओर आते हुए नजर आती है, यानी कि और भी सर्वाइवर्स। सो वे जल्दी से अपने घर आकर सबको सतर्क करते हैं, क्या पता ये नए सर्वाइवर्स खतरनाक हो और उनसे उनका घर छीनने आए हो। दरअसल ये ग्रुप चार्ली का था और वो रिवील करता है
कि वे यहाँ पर ऑयल का सौदा करने आए हैं। दरअसल उनके पास एक ड्रिल मशीन थी जिसे कि वे जमीन में ड्रिल कर ईश के ग्रुप के लिए हैंडपंप लगा देंगे और उन्हें पानी मिलता रहेगा, लेकिन इसके बदले में उन्हें उनका सारा ऑयल चाहिए ताकि वे यहाँ से ड्राइव कर 500 मील आगे दूसरे हिस्सों में जा सके। अब इसके ग्रुप के पास वैसे भी पानी की कमी थी तो वे इस ऑफर को मान जाते हैं। वैसे भी वे ऑयल का क्या ही करेंगे। सो ईश के कहने पर अब चार्ली के ग्रुप के लोग एक जगह पर ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में वैसे भी कई दिन लगने वाले थे तो तब तक चार्ली का ग्रुप उनकी वेंट्स में ही रहेगा। वहीं ईश समय के साथ नोटिस भी करता है कि चार्ली उतना भी सीधा नहीं, उसने रिसोर्सेज के लिए कई सारे सर्वाइवर्स को मारा था। और ये सब जानने के बाद ईश अपने ग्रुप को अकेले में कहता है कि उन्हें चार्ली से सावधान रहना होगा और साथ ही अपने इस घर की सेफ्टी करनी होगी। एमा कहती है कि वैसे भी ड्रिल पूरी होते ही वे चले ही जाएंगे तो उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आने वाले 2 दिनों तक ड्रिलिंग जारी रहती है और फाइनली 4 दिनों के बाद उन्होंने नीचे से पानी निकाल ही लिया। इसे सभी खुश थे और इस चार्ली से कहता है कि अब उनका सौदा पूरा हुआ, वे उनका सारा ऑयल लेकर यहाँ से जा सकते हैं। रात को सब इकट्ठे होकर सेलिब्रेट भी करते हैं। हालांकि इस चिंता में था क्योंकि चार्ली बहुत खतरनाक है और ऐसा लग नहीं रहा कि वो आसानी से यहाँ से चला जाएगा। अब रात को सबके सोने के बाद ईश को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर आकर देखता है कि चार्ली एक रूम से निकल रहा था, जबकि बाहर उसका साथी साइलस पहरा दे रहा था ताकि वो उसे किसी के आने पर इशारा दे सके। ईश जल्दी से भागकर उसी कमरे में देखने जाता है जहां अंदर ईवी रोए जा रही थी। वो बताती है कि चार्ली ने उसके साथ जबरदस्ती की। ईश जल्दी से अपने ग्रुप को इकट्ठा कर सब बता देता है। यहाँ बाकी मेंबर्स भी बताते हैं कि चार्ली के ग्रुप के पास बहुत सी गन्स है और वो कह भी रहा था कि वो यहाँ से अब कहीं नहीं जाएगा। अब ईश कहता है कि फिर तो उन्हें चार्ली को जान से मारना होगा, वरना वो ऐसे अपने ग्रुप के लोगों को हैरास होते हुए नहीं देख सकते। आज उसने ईवी के साथ ऐसा किया है, कल को किसी और के साथ करेगा। यहाँ बाकी सब भी इसके पक्ष में तो थे, मगर वे ये भी डिस्कस करते हैं कि जब पृथ्वी पर वैसे ही इंसान नहीं बचे तो क्या उन्हें चार्ली को जान से मारना चाहिए। लेकिन ईश के अनुसार अगर वे चार्ली को मार दे तो फिर उसका ग्रुप कुछ नहीं करेगा और वे अब एक साथ चार्ली को घेर लेते हैं। और उसके ग्रुप को पता चलने से पहले ही ईश प्लान के अनुसार चार्ली को जान से मार देता है। ईश को खुद भी बुरा लग रहा था कि उसने पहली बार किसी की जान ली है, मगर उसे ये सब अपने ग्रुप के लिए करना पड़ा। वे अगली सुबह चार्ली के ग्रुप को बताते हैं कि अब वे उनसे बदला लेने का ना सोचे, वे चाहे तो यहीं रुक सकते हैं, मगर उन्हें उनके कामों में हाथ बटाना होगा और अगर वे जाना चाहते हैं तो अभी के लिए हमेशा के लिए निकल जाएं। अब बाकी सब तो यहीं रुकने को मान जाते हैं, मगर चार्ली का सबसे खास दोस्त साइलस उन पर गुस्सा उठता है कि उन्होंने उनके लीडर चार्ली को अचानक से अटैक कर जान से मार दिया। अब ईश का ग्रुप डर जाता है कि कहीं भी उन पर अटैक ना कर दें, मगर बाकी मेंबर्स कहते हैं कि उन्हें भी पता था चार्ली बहुत गलत था, वो लीडर होने का गलत फायदा उठाया करता था। उसने तो अपने ही ग्रुप की बाकी लेडीज के साथ भी ऐसा ही किया था। सो वे खुश हैं कि वो मारा गया। अब साइलस अकेला ही था जो कि चार्ली के मारे जाने से बहुत दुखी था। सो ईश उसे बाहर निकाल देता है। हालांकि साइलस कुछ देर बाद वापस भी आना चाहता था क्योंकि उसका बाकी ग्रुप तो यहीं रुक गया और वो बाहर अकेला सरवाइव कैसे करेगा। लेकिन चार्ली उसे अंदर नहीं आने देता क्योंकि चार्ली के गलत कामों में साइलस ने भी उनका साथ दिया था और सजा के रूप में वे उसे यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ से समय और आगे बढ़ता है। अब पूरे 20 साल बीत चुके थे। बिना इंसानों की दुनिया अब तक बिल्कुल बदल गई। यहाँ अब ग्रुप के सभी बच्चे मिलकर एक नया प्लेन बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ईश का बेटा कहता भी है कि आने वाले कुछ समय में वे इसे परफेक्ट कर लेंगे ताकि वे पहाड़ों से आसानी से नीचे उतर सके। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में ग्रुप के कई सारे मेंबर्स बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ग्रुप के आधे से ज्यादा लोग फिर से बीमार हो गए और उनमें वैसे ही सिम्टम्स थे जैसे 20 साल पहले फैली उस बीमारी में थे। डॉक्टर मोली अब रिवील भी करती है कि वैसे तो वे उस बीमारी से इम्यून हो चुके थे, लेकिन अब समय के साथ वो वायरस और इवॉल्व हो गया। हालांकि ये नई स्ट्रेन इतनी भी पावरफुल नहीं है तो वो इसका इलाज ढूंढ लेगी। सो बचे हुए मेंबर्स बीमार लोगों की देखभाल करना शुरू करते हैं। यहाँ ईश का बेटा जोई तो और बुरी हालत में था, जहां पूरा ही ग्रुप इसकी वजह से परेशान तो था ही कि एक दिन ईश की बड़ी बेटी हैदर घर अकेली वापस लौटती है
जो कि रीफ के साथ बाहर की दुनिया घूमने गई थी और वो भी अब अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। वो रीफ अपनी गाड़ी लेकर बहुत सारे शहरों को पार कर आगे बढ़ रही थी। वे हर रोज नई जगहों को खोज रहे थे, लेकिन हर बार हर एक टाउन उन्हें अबेंडन ही मिलता। वे कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई तो और सर्वाइवर मिले, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। सो एक दिन जब वे एक पहाड़ी पर कैंपिंग कर रहे थे कि उन्हें एक आदमी नजर आया। हैदर उसके पीछे भी गई, लेकिन तब तो वो भाग गया, मगर बाद में पीछे से आकर उसने रईफ को चाकू के पॉइंट पर ले लिया और उन्होंने पहचाना कि ये कोई और नहीं बल्कि साइलस ही था। वही साइलस जिसे कई साल पहले चार्ली की मौत के बाद ईश ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था। सो उसी का बदला लेने के लिए उसने रईफ को चाकू मार दिया, जिसके बाद हैदर को भी उसे मारना ही पड़ा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रईफ ने दम तोड़ दिया। उसे वहीं बीच पर दफनाने के बाद हैदर ने वापस आना शुरू किया और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ने के बाद उसने अपना बाकी का सफर पैदल ही तय किया। यहाँ से उसे भी पता चलता है कि आधे से ज्यादा मेंबर्स उसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जो कि 20 साल पहले फैली थी, मगर ये वेरिएंट पहले जितना पावरफुल नहीं रहा और डॉक्टर मोली इसी का इलाज ढूंढ रही है। यहाँ वे छोटे जोए का फीवर कम करने के लिए उसे ठंडे पानी में भी लेटाते हैं, जहाँ अगले कुछ दिनों में डॉक्टर मोली की दवाइयों से ज्यादातर मेंबर्स फिर से नॉर्मल हो रहे थे। लेकिन ये दवाई जोए पर काम नहीं करती और वो अपने पेरेंट्स से आखिरी बार बात करके दम तोड़ ही देता है। अब ईश इस घटना से बिल्कुल टूट चुका था। जोए के अलावा भी उनके ग्रुप के 3 और मेंबर्स मारे गए थे। अब एमा अकेले में ईश को समझाती है कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब सिर्फ उन दोनों ने मिलकर रहना शुरू किया और अब तो उनके पास उनका पूरा ग्रुप बन चुका है और वे ही आने वाले समय में पृथ्वी को फिर से आबाद कर देंगे। सो उन्हें हिम्मत ना हारते हुए ग्रुप के बच्चों को रेडी करना होगा। ईश अब अकेला एक पहाड़ी पर जाकर सनराइज देखता है। उसे अब महसूस हो रहा था कि 20 सालों के बाद दुनिया कितनी बदल गई। वो वापस जाकर अपने बच्चों को स्पीच देता है कि अब तक वे गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वे पहले वाली दुनिया के जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब दुनिया वैसी बची ही नहीं है। सो उन्हें प्रकृति के हिसाब से सीखना होगा। अब उन्हें नेचर ही सिखाएगा। अब से उन्हें वो सीखना होगा जो उन्हें इस नई दुनिया में रहने में मदद करे। और अब वे एक साथ मिलकर रेडियो को फिर से चालू करने लगते हैं ताकि वे आपस में एक कम्युनिकेशन बना सके, जहाँ से अब वे एक साथ मिलकर अपनी नई इंसानी सोसाइटी खड़ी करेंगे। वे सोशल इवेंट्स रखेंगे ताकि बच्चों को पता लग सके कि कैसे इंसान एक सोशल जीव है। और वे आसपास जाकर बर्बाद हो चुके शहरों को अपने हिसाब से रेनोवेट करना शुरू करते हैं ताकि वे इस नई दुनिया की नई सोसाइटी शुरू कर सके, जहां धीरे धीरे इस नई दुनिया को 50 साल बीत चुके थे। बूढ़ा ईश अपने पोते को कहता है कि ये नई इंसानी सभ्यता उन्हीं की वंशज है जिसे अब उसे आगे बढ़ाना होगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।